और फिर कहा, अब परिवार बढ़ गया है। इन लोगों को एक साथ लाने और उन्हें व्यवहारिक रूप से व्यवहार करने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी और लिम्प की है। हमारा मुख्य काम इनाम के शिकारी हैं और उन्हें यह सिखाना मत भूलना कि यहाँ काम कैसे होता है। तुम्हारा मुख्य काम जानकारी इकट्ठा करना है। एक और बात, तुम्हें हमारी साइट के आसपास के सभी परिवारों की गतिविधियों पर नजर रखने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर वे सीमा से बाहर काम करते हैं तो तुम्हें मुझे तुरंत सूचित करना होगा। बॉस ईशान, निश्चिंत रहो। हॉकिंग ने सिर हिलाया। अगले 2 दिनों में ईशान पारिवारिक मामलों में उलझा रहा। कर्मचारियों के विस्तार के बाद मूल अड्डा बेकार लगने लगा क्योंकि वह बहुत छोटा था। ईशान ने बस हॉकिंग को आदेश दिया और कई अन्य लोगों ने उसे गिराकर एक नया बड़ा गढ़ बनाया। ईशान परिवार के मूल सदस्यों और नए शामिल हुए सदस्यों के बीच मतभेदों को भी मध्यस्थता की आवश्यकता थी। इसके अलावा लोरेन और एलेना के परिवार की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए ईशान ने कुछ लोगों को भी भेजा। दूसरे शब्दों में, करने के लिए बहुत सारे काम थे। लगभग मामला सुलझ जाने के बाद ईशान ने अपने पैसे लेने के बारे में सोचा। लूसियस जोंक के पकड़े जाने के बाद ईशान उसे मरीन बेस ले आया, लेकिन उन्होंने उसे सीधे पैसे नहीं दिए। इसके बजाय उसे एक चेक दिया गया। सबाउडी द्वीपसमूह पर एक बैंक था। यह द्वीप मरीन मुख्यालय के बहुत पास है। बैंक खोलना बहुत ही साहसिक था और उन्हें समुद्री लुटेरों या डकैती का डर नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि इस बैंक को खोलने के पीछे सेलेस्टियल ड्रैगन थे, जिससे कई लोग डर गए थे। यदि कोई इस बैंक को लूटने के बारे में सोचने की भी हिम्मत करता है तो उसे बैंक के बाहर मरीन मुख्यालय का एक एडमिरल उसका इंतजार करते हुए मिल सकता है। यदि ईशान जाता है और इस बैंक को लूटता है तो उसे भारी मात्रा में धन मिल सकता है, नकदी के ढेर लग सकते हैं और फिर वह इस धन का उपयोग ओपी बनने के लिए कर सकता है और किसी भी एडमिरल को हरा सकता है। लेकिन मुझे यकीन है कि भले ही वह अपने सिस्टम में अरबों खर्च करता है, उसे केवल 2 स्टार कार्ड और बेकार हथियार ही मिलेंगे। सबाउडी द्वीपसमूह पर चेक अभी भी बहुत प्रतिष्ठित थे। इनाम के अलावा लिम्प ने खाल उतारने वाले समुद्री डाकू समूह के जहाज पर भी छापा मारा और कई कीमती चीजें बरामद कीं, जिनकी कीमत शायद 2 मिलियन बेरीज होगी, जिनमें मुख्य रूप से कुछ खाने पीने की चीजें और गहने शामिल थे। ईशान का इरादा इन चीजों से अपने आदमियों को इनाम देने का था। उन्हें यह बताने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा है, ईशान गढ़ छोड़कर चला गया। उसे सबाउडी द्वीपसमूह आए कई दिन हो गए थे। उसने वास्तव में द्वीप को ज्यादा नहीं देखा था, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर पैसे लिए और आराम करने के लिए घूमने निकल पड़ा। चलते चलते धीरे धीरे उसके सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। ईशान को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह उस छोटी सी झोपड़ी के पास से गुजरने वाला था, उसे अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। घर का लकड़ी का दरवाजा टूट गया और एक आकृति घर से बाहर उड़ी। ईशान ने उड़ते हुए आदमी को देखा तो उसे लगा कि वह कोई समुद्री डाकू है। उसकी नाक नीली और चेहरा सूजा हुआ था और जब तक ईशान उसके पास पहुंचा, उसने उसे बेहोशी की हालत में पाया। ऊपर देखने पर ईशान ने झोपड़ी की छत पर एक लकड़ी का साइन बोर्ड देखा, शाकिस रिफ्फ बार। इससे ईशान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह अपना सिर घुमाता रहा, इधर उधर देखता रहा, जब तक कि उसे यह पुष्टि नहीं हो गई कि वह वास्तव में ग्रोव एन 13 तक चला गया है। यह सोचने के बाद ईशान बार की ओर चल पड़ा। स्वागत। जब ईशान अंदर आया तो शायद उसके कदमों की आहट सुनाई दी। एक महिला जो दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ी नहीं थी,
ने बिना पीछे देखे उसका अभिवादन किया और फिर पूछा, क्या चाहिए? क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? प्लीज। ईशान ने फ्रॉस्ट मून विलेज छोड़ने के बाद से बहुत दिनों से चाय नहीं पी है। महिला ने ग्राहक की ओर देखे बिना ही झुककर कुछ देर तक काम किया, फिर मुड़कर उसे एक कप चाय थमा दी। जरूर वह शकुयाकू शक्की है। ईशान ने उसका चेहरा देखकर सोचा। इस औरत के छोटे साफ काले बाल हैं, जिनमें से दो ऊपर की ओर उठे हुए हैं। उसने मुंह में सिगरेट दबाई, चाय का प्याला नीचे रखा और अचानक बोली, ओह, क्या ये ईशान सान नहीं है? ईशान सचमुच आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? बेशक, मैं एक सूचना व्यापारी हूँ। आप हाल ही में इस इलाके में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। शैकी ने अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी कोहनी पकड़ी, दो उंगलियों से सिगरेट पकड़ी, धुएं का एक कश लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सुना है कि आपने एक नया परिवार बसा लिया है, लेकिन आपका काम सिर्फ समुद्री लुटेरों को पकड़ना है और आपको मानव तस्करी के धंधे में शामिल होने की इजाजत नहीं है। इतने कम समय में ही यह जानकारी पूरे अराजक इलाकों में फैल गई है। तभी ईशान को एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों में उसकी गतिविधियां वाकई बड़ी थीं। तो उसने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, मैं समझ गया, हाँ हाँ। इतना कहकर ईशान ने दुकान में चारों ओर नजर दौड़ाई और पाया कि वह वहां अकेला था। डार्क किंग सिल्वर राजीव बार में नहीं था। महान राजीव सबाउडी द्वीप समूह में गुप्त रूप से रहे। चूंकि ईशान मैंग्रोव नंबर 13 पर पहुंच गया था, इसलिए उसने सोचा कि वह यहां उनसे मिल सकेगा। हालांकि स्थिति संतोषजनक नहीं लग रही थी। राजीव वहां नहीं था और ईशान को नहीं पता कि वह दोबारा यहां आएगा भी या नहीं। ईशान दुकान की तरफ देखता रहा, जबकि शक्की उसे देखता रहा, पर कुछ बोला नहीं, बस बार पर टिका रहा। जब ईशान पलटा तो उसने पूछा, ईशान सान, मुझे उत्सुकता है। तुम इतने छोटे हो और तुम यहाँ आए और ऐसे अराजक इलाके पर कब्जा कर लिया, वहाँ के बॉस बन गए और फिर ऐसे अजीबोगरीब नियम बना दिए। क्या तुम्हें पता है कि अराजक इलाके में तुम्हारा काम अनोखा माना जाता है? विदेशी? क्यों? ईशान ने पूछा। हाँ हाँ, शक्की ने सिगरेट पीते हुए कहा, इस द्वीप पर मानव तस्करों का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ मानव तस्करी मूलतः एक उद्योग है। लोग लंबे समय से इसके आदी हो चुके हैं। जब से तुम इस अराजक इलाके में कदम रख रहे हो और यहाँ के सरगना बन गए हो, तुम इस धंधे में शामिल होने को तैयार नहीं हो। क्या फर्क है? ये तो अलग तरह का धंधा है। ईशान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो बस वही काम करता हूँ जिससे मेरी इच्छा पूरी हो। अच्छा, बढ़िया जवाब। शैकी हंसा, अचानक विषय बदल दिया और ईशान से पूछा, लेकिन तुम समुद्री लुटेरों को पकड़ने में माहिर क्यों हो? क्या तुम्हें समुद्री लुटेरों से नफरत है? या तुम्हें लगता है कि तुम न्याय हो और समुद्री लुटेरे बुरे? ईशान बस अपना मुंह खोलकर बोलना चाहता था, लेकिन शकी ने अपना हाथ उठाया और कहा, यह सवाल है, जवाब देने से पहले आपको इसके बारे में सोचना होगा। क्यों? ईशान ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि तुम्हारे हाथ में चाय के कप की कीमत 1,00,000 बेरीज है। शैकी हंसा, और तुम्हारे जवाब के आधार पर ही मैं तय करूंगा कि तुम ज्यादा दोगे या कम। फुफकार। ईशान ने अपने मुंह में मौजूद ज्यादातर चाय थूक दी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि इस छोटी सी दुकान के साइन बोर्ड का क्या मतलब है। सिर्फ 1,00,000 बेरीज। ईशान ने शक्की को घूरा। यह तो साधारण चाय है ना? मेरी दुकान, मेरे नियम, मैं अपनी मर्जी से दाम तय कर सकता हूँ।
शकी ने चेहरे पर मुस्कान लिए ईशान की तरफ देखा और बोली, क्या तुमने उस समुद्री डाकू को देखा जिसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया था? उसने तुमसे भी बुरा किया था। उसने एक कॉफी मंगवाई थी जो 3 कप चाय के बराबर है। अगर मैं पैसे न दूं तो क्या होगा? ईशान ने सावधानी से पूछा। शकी अब भी मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा सोचना ही बेहतर है। तुम बहुत ताकतवर हो पर मुझे हरा नहीं सकते। पुनः? अरे ये तो ललित से बिल्कुल अलग व्यवहार है। ईशान थोड़ा उदास हो गया था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। चिंता मत करो, क्या मैंने तुम्हें दाम कम करने का मौका नहीं दिया? शैकी ने कहा, शायद तुम्हारा जवाब मुझे उदार लग रहा है। तुम्हें बिल से छूट मिल सकती है। जब ईशान ने यह सुना तो उसे समझ आ गया कि उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा था। अगर उसे ठीक से याद है तो शकी भी एक समुद्री डाकू था और इनाम के लिए समुद्री डाकुओं को पकड़ने की उसकी आदत का उसके फैसले पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। मैंग्रोव नंबर 16 और नंबर 13 ज्यादा दूर नहीं थे और भविष्य में एक दूसरे का आमना सामना हो सकता है, इसलिए वह यह जानना चाहती थी कि वह किस तरह का इंसान है। अच्छा, बस जवाब दो। वैसे भी इसका जवाब देना कोई मुश्किल सवाल नहीं है। हालांकि ईशान ने वो जवाब नहीं दिया जो वह सुनना चाहती थी क्योंकि वह कभी समुद्री डाकू थी। इसके बजाय उसने सीधे अपने मन की बात कह दी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं न्याय हूं। ईशान ने कहा, मेरे ख्याल से सबको अपनी अपनी बात छोड़कर न्याय की बात करनी चाहिए, वरना सब बदमाश हैं। मैं सिर्फ समुद्री लुटेरों को इसलिए पकड़ता हूं क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। शक्की ने हंसते हुए कहा, यह दिलचस्प है और यह वास्तव में समझ में आता है। थोड़ी देर हंसने के बाद आखिरकार वह रुकी और बड़ी दिलचस्पी से बोली, ठीक है, आप पास हो गए। आपको इस कप चाय के लिए पैसे नहीं देने होंगे। लेकिन मेरा एक और सवाल है, मरीन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मुझे इसका भी जवाब देना होगा? ईशान ने पूछा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। शैकी ने सिर हिलाया और कहा, यह एक आम सवाल है। यह तुम पर निर्भर है, चाहे तुम इसका जवाब दो या न दो। लेकिन ऐसे अराजक इलाके में बार खोलने वाले को सिर्फ बोरिंग ग्राहक ही मिलते हैं। वे सिर्फ पैसे और औरतों के बारे में बात करते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारे जैसा दिलचस्प नौजवान मिलना दुर्लभ है, इसलिए मैं तुमसे और बातें करना चाहती हूं। ईशान बेबस था। उसकी आवाज सुनकर क्या वो उसके बाद भी उसे जवाब देने से कतराएगा? लेकिन सच कहूं तो ईशान कुछ सालों से इस दुनिया में है। उसके अपने कुछ विचार हैं। चूंकि शक्की उसकी बात सुनना चाहता था, इसलिए उसे अपनी बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। ईशान ने मेज पर अपनी उंगली थपथपाई, अपने शब्दों पर विचार किया और फिर बोला, मैं क्या सोचता हूं। मेरी राय में मरीन विश्व सरकार का एक हिंसक प्राथमिक सैन्य संगठन मात्र हैं। वे जो दावा करते हैं वह वास्तव में न्याय नहीं बल्कि विश्व सरकार का प्रभुत्व है। हालांकि वे दावा करते हैं कि वे पूर्ण न्याय हैं, वे उससे बहुत दूर हैं। शकी ने आश्चर्य से ईशान को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान ऐसी बातें कहेगा। उसे लगा कि ईयान का सारांश बहुत शानदार था। यह कल्पना करना कठिन है कि एक 18 वर्षीय लड़का ऐसा कहेगा। हाँ ईशान सान, मुझे तुम सच में बहुत पसंद आने लगे हो। शैकी फिर मुस्कुराई, हाथ बढ़ाया और ईशान से कहा, यहाँ मैं मुख्यतः खुफिया काम में लगी हूँ। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे आकर पूछ सकते हो। ठीक है।
ईशान ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। यह उनकी शक्की से पहली मुलाकात थी, लेकिन कुल मिलाकर उनकी धारणा काफी अच्छी थी। क्या तुम अकेले ही यह जगह चला रही हो? ईशान ने हिचकिचाते हुए उससे पूछा। अरे, मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी रहता है। शाकी बोला, लेकिन वह तो कोटिंग मैकेनिक है। उसके बारे में क्या? ईशान ने पूछा। उसे पता था कि शकी राजीव के बारे में बात कर रहा था। दरअसल ईशान यहां आकर शकी से इतनी बातें सिर्फ रेले के ठिकाने का पता लगाने के लिए आया था। ईशान को साफ पता था कि उसकी मौजूदा ताकत काफी नहीं है। हालांकि उसकी नैन क्षमताओं का सार हकी जैसा ही है। आखिरकार यह शक्ति उसे सिस्टम से ही मिलती है। हो सकता है कि ईशान अपनी नैन क्षमताओं के जरिए हकी के इस्तेमाल का पहले से ही अनुभव कर ले, लेकिन अगर वह अपनी हकी को जागृत नहीं करता तो उसके पास असली शक्ति का एक विशाल स्रोत नहीं रहेगा। अभी तक ईशान को यह नहीं पता कि अपनी हकी को कैसे जगाया जाए या विकसित किया जाए। अभी उसे एक अच्छे गुरु की कमी खल रही है। और प्रशिक्षकों की बात करें तो सबाउडी आर्किपेलागो में सबसे अच्छे प्रशिक्षक सिल्वर राजीव हैं। यदि वह उनसे संपर्क कर सके, उनसे अपने हकीस को जागृत करने के लिए मार्गदर्शन मांग सके, तो यह बहुत अच्छा होगा। वहां से उसे दोस्ती की अहमियत समझ में आ गई। क्योंकि ललित के लिए शैकी से बात करना आसान था, क्योंकि उसका हचन के साथ रिश्ता था। हालांकि ईशान अपनी किस्मत को थोड़ा थोड़ा करके ही परख सकता था और फिर रेले की बात पर आ जाता। शकी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और बोला, मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। लगभग आधा साल हो गया है। यह सुनकर ईशान खामोश हो गया। हाँ, उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। चाय पीने के बाद ईशान उठकर चला गया। शैकी उसे दरवाजे तक ले गई और उसे जाते हुए देखा। फिर मुस्कुराई और बोली, दिलचस्प युवक है, राजीव भी उसे पसंद कर सकता है। मैंग्रोव नंबर 13 से निकलकर ईशान आगे बढ़ता रहा। उसे टूरिस्ट एरिया जाना था, नंबर 40 से नंबर 49 वाले मैंग्रोव एरिया में, जहां बैंक है, जहां से पैसे निकाल सकते थे। लेकिन वहां पहुंचने के लिए ईशान को नंबर 30 से नंबर 39 वाले मैंग्रोव एरिया से होकर गुजरना पड़ा, जहां मशहूर मनोरंजन पार्क सबाउडी पार्क है। इस जगह को पहली नजर में ही देखकर उन्हें लगा कि यह मनोरंजन पार्क धरती पर स्वर्ग जैसा है। हर तरफ हंसी ठाके ही थे। चाहे कोई भी आगंतुक हो, चाहे बड़े हों या बच्चे, हर कोई यहाँ अपनी अपनी खुशी ढूंढ सकता है। हालांकि जब उसने गौर से देखा तो सड़क के कोने पर कुछ लोग खड़े थे और उनकी निगाहें हमेशा पैदल चलने वालों पर टिकी हुई थीं। ईशान को पता था कि ये लोग या तो चोर या लुटेरे थे, या इससे भी बदतर मानव तस्कर अपने लक्ष्य की तलाश में थे। उनकी गतिविधियां बहुत ही गुप्त थीं। चहल पहल वाले खेल के मैदान से आकर्षित लोग इन्हें देख नहीं पाते या इन पर ध्यान ही नहीं देते। जब कोई खुद को अकेला पाता है या अपने बच्चे या साथी को खो देता है, तभी उसे इस जगह का अंधेरा महसूस होता है। यहाँ अन्य जातियों को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मानव तस्करों के लिए अन्य जातियों का अपहरण करना मनुष्यों की तुलना में अधिक धन के बदले में हो सकता है। ईशान इन लोगों के साथ उलझना नहीं चाहता था। वह तो बस पार्क से होकर गुजरना चाहता था, पर्यटन क्षेत्र में जाना चाहता था और अपना पैसा प्राप्त करना चाहता था। बहरहाल थोड़ी दूर चलने के बाद ईशान उस गली में पहुंच गया जहां आबादी थोड़ी कम थी। उसके ठीक सामने एक माँ और उसकी बेटी खड़ी थीं। माँ अपनी बच्ची का हाथ पकड़े हुए थी, जबकि छोटी बच्ची अपने दूसरे हाथ में खुशी से कॉटन कैंडी खा रही थी। जो दृश्य बहुत सामंजस्यपूर्ण लग रहा था, वह एक छोटी सी गली से गुजरते समय पूरी तरह से नष्ट हो गया।
गली से अचानक दो हाथ निकले। एक हाथ से माँ का मुंह ढका था, दूसरे हाथ से बच्चे का। पलक झपकते ही माँ और बेटी गली से गायब हो गईं। अगर ईशान ने यह दृश्य न देखा होता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। ईशान ने पहली बार किसी को इन मानव तस्करों द्वारा अगवा होते देखा था। उसका दिल आग की लपटों से भर गया और वह तुरंत गली की ओर भागने लगा। गली के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उसने सामने देखा तो अपहरणकर्ता भाग रहे थे। दो बड़े आदमी अपने कंधों पर दो बोरियां उठाए हुए थे। उसने देखा कि वे दोनों बोरियों में छटपटा रहे थे। इस समूह में और भी कई लोग थे। ईशान को उनका पीछा करते देख वे जल्दी से कुछ लोगों को उससे निपटने के लिए छोड़ गए। हालांकि ईशान इस समय उनके द्वारा रोके जाने या रोके जाने से भी इनकार कर रहा था। जब वह वहां से गुजरा तो उसने तेजी से अपनी तलवार निकाली और उन लोगों को सीधे काट डाला जो उसे जगह जगह रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर बिना उनकी ओर देखे वह अपना पीछा जारी रखने लगा। बेशक ये लोग ईशान के सामने टिक नहीं सकते, लेकिन ये अपहरणकर्ता यहाँ के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे बिल्कुल भी सीधी रेखा में नहीं चल रहे थे, इसलिए उन्होंने ईशान को रोकने के लिए अपने कई आदमी छोड़ रखे थे। बोरे लिए दो बड़े आदमी गलियों में दाएं बाएं घूम रहे थे, जिससे ईशान लगभग उनसे दूर हो गया था। अंतिम उपाय के रूप में ईशान ने अपने एन क्षेत्र को खोला और इसकी खपत की परवाह किए बिना इसकी सीमा का विस्तार किया, ताकि वह फिर से उनके बराबर आ सके। यह देखकर कि वह उन्हें पकड़ने ही वाला है, दोनों आदमी अचानक एक तेज मोड़ लेकर दाहिने कोने से निकल गए। ईशान जल्दी से रुका और मोड़ के पीछे गया, लेकिन इसी दौरान उसे दो फ्लॉप की आवाजें सुनाई दीं। ध्यान से देखने पर ईशान ठिठक गया और उसने देखा कि दो बड़े अपहरणकर्ता गली के फर्श पर गिरे हुए हैं और उनके हाथों में जो बोरे थे वे नीचे गिर गए हैं, लेकिन उनके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो नशे में लग रहा था। इस बूढ़े व्यक्ति के लंबे सफेद बिखरे बाल हैं, चेहरे पर गोल चश्मा है, दाहिनी आंख के ऊपर लंबा निशान है। वह चांदी का बड़ा हुड वाला लबादा और चप्पल पहने हुए है तथा हाथ में साके की बोतल से पी रहा है। क्या यह नहीं है राजीव? ईशान को शकीज बार में राजीव से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसकी मुलाकात यहाँ हुई क्योंकि वह अपहरणकर्ताओं के एक समूह का पीछा कर रहा था। यह मुलाकात वाकई बहुत अजीब थी। ऐसा लगता है कि इन दोनों अपहरणकर्ताओं को राजीव ने गिरा दिया था। हालांकि ईशान को यकीन था कि वह उन दोनों को पकड़ लेगा, लेकिन चूंकि राजीव ने उन्हें रोक लिया था, इसलिए ईशान को और ज्यादा परेशानी से बचा लिया गया। वह आगे बढ़ा और देखने लगा कि मां बेटी ठीक हैं या नहीं और उन्हें बोरियों से बाहर निकालने में मदद की, लेकिन राजीव ने अचानक अपनी नजरें घुमा लीं और फिर ईशान पर एक जोरदार झटका लगा। ईशान को इस तरह की शक्ति का पहले भी सामना करना पड़ा है। जब वह आरव के साथ था तो उसे एक बार इसका अनुभव हुआ था। उसे पता था कि यह हाओशोकु की है। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि इक्के के मुकाबले रेले का हाओशोकु कितना ज्यादा ताकतवर था। इक्के के हाओशोकु हाकी के सामने ईशान उस शॉकवेव को झेलने में कामयाब रहा, लेकिन रेले के सामने आते ही ईशान को जोरदार चक्कर आने लगा। ईशान कुछ देर तक एक ही जगह पर लड़खड़ाता रहा और नीचे न गिरने के लिए लड़खड़ाता रहा, लेकिन अंत में वह सहन नहीं कर सका और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। धिक्कार है राजीव। क्या उसे लगता है कि मैं भी इन अपहरणकर्ताओं में से एक हूं? ओह, क्या इसलिए कि मैं उन दोनों का पीछा कर रहा था? आगे जारी रहेगा। 3 खुश स्माइली। अरे कुछ तो ताकत दिखाओ। राजीव ने डकार ली। नशे में ईशान को देखा, दाढ़ी पर लगे शराब के दाग पोंछने के लिए आस्तीन उठाई और बोला, तुम अभी तक गिरे नहीं हो।
ईशान को इस समय जोर का चक्कर आ रहा था और वह कुछ देर तक बोल नहीं सका, बस राजीव को नाराजगी से देखता रहा। लेकिन इस नजर से राजीव को स्थिति और भी ज्यादा समझ में आ गई। वह आया, एक पैर उठाया और ईशान के मुंह पर लात मार दी। लात इतनी जोरदार थी कि ईशान को अपने सामने केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था और फिर वह दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। राजीव नीचे झुका, यान की डेविल ब्लेड यामातो को उठाया, उसे म्यान से बाहर निकाला और उसकी चमकती हुई ठंडी रोशनी को देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, महान तलवार। यान का ब्लेड आइस्टियर जेन से अलग है। डेविल ब्लेड यामातो एक ऐसी वस्तु है जो सबको दिखाई देती है, इसलिए राजीव उसे पकड़ पाया। हालांकि अगर यह तलवार ईशान से बहुत दूर चली जाती है तो यह अपने आप गायब हो जाएगी और यान के इन्वेंटरी में वापस आ जाएगी। राजीव ने यान की तलवार ली, उसे हल्के से हिलाया और जमीन पर पड़े बोरे चीर दिए। माँ और बेटी को फिर से रोशनी दिखाई देने लगी। माँ ने डर के मारे अपनी बेटी को गले लगा लिया और राजीव को हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। घर जाओ, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे से कोशिश करना कि कम लोगों वाली जगह मत जाना। तभी माँ को एहसास हुआ कि वह और उसकी बेटी बच गए हैं। वह रो पड़ी और उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। फिर वह अपनी बेटी को लेकर गली से बाहर चली गई। तभी राजीव नीचे झुककर उन दोनों बड़े आदमियों की तलाशी लेने लगा। उसने 2 बटुए निकाले, उन्हें खोला, फिर शर्म से एक तरफ फेंक दिया। पता चला कि उनमें पैसे नहीं थे। फिर वह आया और ईशान को छूने लगा। इस स्पर्श से उसे तुरंत यान का चेक मिल गया और उस पर नंबर देखकर राजीव भी दंग रह गया। ढेर सारे जीरो। राजीव ने चश्मा उतारा, आंखें मली और गिनती की, 1 2 3 4 5। अरे 8 करोड़ से भी ज्यादा। ये लड़का इतना अमीर कैसे हो सकता है? तब तक राजीव को एहसास हो गया था कि शायद उसने गलत इंसान को मारा है। अगर अपहरणकर्ता के पास इतना पैसा है तो फिर वह ऐसा क्यों करेगा? इसलिए राजीव ने यान की तलवार ली, नीचे झुका, ईशान को उठाया और घटनास्थल से चला गया। जब ईशान की नींद खुली तो उसने देखा कि राजीव कैंप फायर के पास बैठा साके पी रहा है और एक बड़ी मछली भून रहा है। अंधेरा हो रहा है, क्या मैं इतने लंबे समय से बेहोश था? ईशान को हाथ जोड़े बैठा देख राजीव मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम आखिरकार जाग ही गए। जैसे ही ईशान को याद आया कि क्या हुआ था, उसने मुंह खोला और उस पर चिल्लाया, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैं उन लोगों के साथ नहीं हूं। इस वक्त उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, भले ही सामने वाला कोई महान पात्र ही क्यों न हो। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? हाओशोकु हाकी से ईशान स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर लात पड़ी। इस वक्त भी उसका चेहरा सुन्न था। राजीव हंसा और बोला, माफ करना। बुढ़ा पहले नशे में था और अब तो ठीक है न? तुम जवान हो और तुम्हें मेरे जैसे बुढ़े से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तुम। ईशान को बस सिरदर्द हो रहा था। असल में वो सिर्फ 2 बार ही दहाड़ पाया। राजीव के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। उससे लड़ने के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। मैं आखिर किसे परेशान कर रहा हूं? गुस्से में वह गया, राजीव के पास बैठ गया, ग्रिल्ड मछली उठा ली और ईशान ने उसे खा लिया, मानो वह इस तरह से अपना असंतोष व्यक्त करना चाहता हो। मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो, राजीव ने जल्दी से कहा, यह बूढ़े का खाना भी है। रेले की कारीगरी भी कुछ खास नहीं थी। कुछ निवाले खाने के बाद ईशान को लगा कि अब और नहीं खा सकता, इसलिए उसने उसे राजीव को दे दिया। उसने सोचा था कि राजीव उसे नहीं खाएगा जो उसने काटा है।
लेकिन राजीव को जरा भी आपत्ति नहीं हुई। उसने उसे उठा लिया और खाने लगा। कैसे कहें कि अपनी जर्जर पोशाक के साथ राजीव इस समय सचमुच थोड़े पतित लग रहे थे। ईशान को यह नहीं पता था कि समुद्री डाकू राजा रोजर की मृत्यु का उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। ईशान चुपचाप उसे देखता रहा जब तक उसने ग्रिल्ड फिश खाना खत्म नहीं कर दिया। खाना खत्म होने के बाद ईशान ने बोलना शुरू किया, तुमने मेरे मुंह पर लात मारकर मुझे बेहोश कर दिया। क्या तुम मेरी भरपाई करोगे? राजीव ने अपनी बाहें फैला दी और बोला, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा मुआवजा दूं? मैं तो कंगाल हूं। तुम्हें तो बहुत ताकतवर होना चाहिए। ईशान ने उसकी ठुड्डी को छुआ और कहा, क्या आप मुझे हकी का इस्तेमाल करना सिखाएंगे और मेरे शरीर को मजबूत बनाने में मेरी मदद करेंगे? यह साफ था कि उसके सामने वाला व्यक्ति राजीव ही है, लेकिन ईशान सीधे उसका नाम नहीं ले सकता था। हालांकि ईशान और शकी ने उसका जिक्र किया, लेकिन उसने उसे उस बूढ़े का नाम नहीं बताया। शुक्र है कि राजीव ने उसे लात तो मारी थी, फिर भी यह उससे पूछने का एक मौका था कि क्या वह उसका गुरु बन सकता है। राजीव थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, क्या आप जानते हैं कि हकी क्या है? थोड़ा सा। ईशान ने सिर हिलाया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सिंसेई बन जाऊं? राजीव हंसा, यह आसान नहीं है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं कि आप मेरा अनुरोध स्वीकार कर लें? ईशान ने जल्दी से पूछा। अगर उसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। राजीव ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया और कहा, मुझे जुआ खेलना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने हाल ही में अपना सारा पैसा खो दिया है। ईशान को अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन चेक गायब था। क्या आपके पास है? ईशान बोला, अगर आप चाहें कि मैं ट्यूशन फीस भर दूं, तो भी आप मेरे सारे पैसे नहीं ले सकते। राजीव ने ईयान का चेक लिया, उसे दिया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है, बस। ईशान ने चेक लिया, उसे देखा, लेकिन जेब में वापस नहीं रखा, बल्कि उसे हाथ में लेकर सीधे राजीव को थमा दिया। फिर झुककर बोला, मैं आपसे सच्चे दिल से सीखना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना प्रशिक्षु स्वीकार करें। अगर ट्यूशन की जरूरत होगी तो मैं आपको जितनी भी रकम चाहिए दे दूंगा। यदि उसका सारा पैसा खत्म हो जाए तो भी वह दोबारा पैसा कमा सकता है, लेकिन यह अवसर केवल एक बार ही आ सकता है और वह इसे जाने नहीं दे सकता। राजीव ने चेक नहीं उठाया, बल्कि ईशान की ओर घूरकर देखा। काफी देर बाद राजीव ने थोड़ी दिलचस्पी से कहा, छोड़ो इसे, रख दो इसे। तुम मुझे नहीं ले जाना चाहते? ईशान हैरान था। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब एकांत में रह रहा हूं, और अब मैं तुम्हारा शिक्षक नहीं बनना चाहता। राजीव ने बोतल उठाई और एक घूंट लिया। उसने ईशान को पहले ही यह बता दिया था कि उसने अपने सारे पैसे गवा दिए हैं, क्योंकि वह ईशान से कुछ पैसे लेकर खर्च करना चाहता था। हालांकि ईयान के घुटनों के बल बैठने और अभी-अभी उसके लहजे से पता चल रहा था कि ईशान सचमुच उसे एक गुरु के रूप में पूजना चाहता था। ऐसे में राजीव उससे झूठ नहीं बोल सकता था। जब ईशान ने यह सुना तो वह दंग रह गया। यह परिणाम उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। अरे, ये इंसान लोगों के साथ अलग व्यवहार कैसे कर सकता है? जबकि ललित के मन में भी ऐसा करने का विचार नहीं था। एक शिक्षक होने के नाते यह बूढ़ा आदमी ललित को गुरु बनाने के लिए अमेजन लिली तक पहुंचने के लिए शांत पट्टी को तैरकर पार कर गया। तो जब मैंने तुम्हें इतने सच्चे दिल से अपना गुरु बनाना चाहा, तो तुमने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? बेशक भले ही वह ऐसा सोच रहा था, ईशान अभी भी झुक रहा था और सम्मानपूर्वक कहा, कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं।
ऐसा नहीं है कि ईशान गुलाम था, बल्कि वह समझता था कि एक अच्छा गुरु होना ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। वह अपने कार्ड सिस्टम से भी अकेले सीमित उपलब्धियां ही हासिल कर सकता था। राजीव कुछ नहीं बोला और ईशान काफी देर तक उसी स्थिति में रहा। आखिरकार राजीव ने कहा, क्या तुम सच में मुझसे सीखना चाहते हो? हाँ, ईशान ने कहा। तो फिर मैं तुम्हें कुछ देर सिखाने की कोशिश कर सकता हूं। राजीव बोला, लेकिन तुम सीख पाओगे या नहीं, यह तुम्हारी समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर तुम बहुत ज्यादा नासमझ हो तो मुझे दोष मत देना। राजीव ने मान लिया। क्या वो सचमुच मान गया? ईशान ने अपने दिल की खुशी को रोका, अपना सिर उठाया और कहा, कृपया निश्चिंत रहें, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। दरअसल ईशान के लिए प्रयास शब्द का कोई मतलब नहीं था। दरअसल जब वह फ्रॉस्ट मून गांव में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, तब ईशान ने बहुत मेहनत की थी। वह जानता था कि उसकी शारीरिक योग्यताएं सामान्य हैं। अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करता तो जीवन में कोई प्रगति नहीं कर पाता। मुझे सेंसई मत कहो, राजीव कहो। उन्होंने कहा, अभी मैंग्रोव नंबर 34 में हैं। कल सुबह यहीं मिलोगे। ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा, ईशान ने कहा। राजीव को हाथ हिलाते और लेटते देख ईशान को लगा कि वह आराम करना चाहता है, इसलिए वह चला गया। अंधेरा हो रहा है, इसलिए वह बैंक से अपने पैसे नहीं ले सकता। ईशान केवल वापस जा सकता है और रास्ते में वह राजीव की कही बात के बारे में सोच रहा था। वह समझ सकता था कि राजीव किसी सच्चे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। हो सकता है उसने इयान की ईमानदारी को स्वीकार कर लिया हो और उसकी मदद करने का इरादा किया हो, और बाद में उसे वह पसंद भी आ जाए और वह अपना मन बदल ले। ऐसे में वह गलतफहमी के कारण उसे बाहर निकालने के लिए माफी भी मांग सकता है। खैर, ईशान को अपना मौका मिल ही गया। राजीव महान रवि पायरेट्स के फर्स्ट मेट थे। उनके स्तर के ज्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ जेफिर, सेनगोकू और गोपाल ही उनके बराबर हैं। ईशान के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें ऐसा किरदार अपने गुरु के रूप में मिला। और राजीव तलवारबाजी, मार्शल आर्ट और हकी में माहिर हैं। कहा जा सकता है कि ये तीनों बातें ईशान के साथ अच्छी तरह मेल खाती हैं। मैंग्रोव नंबर 16 पर स्थित अपने गढ़ में लौटने के बाद वहां उसके लिए कुछ भी रोमांचक नहीं था, इसलिए ईशान ने सिर्फ हॉकिंग से बात की और सभी लोग जल्दी सो गए। अगली सुबह लगभग 5 बजे ईशान उठा, सीधे मैंग्रोव नंबर 34 पर गया और रास्ते में नाश्ता खरीदा। जब वह वहां पहुंचा तो राजीव अभी भी सो रहा था। वह किसी आवारा जैसा लग रहा था। राजीव ने वहां तंबू लगा रखा था और ईशान उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जमीन पर बैठ गया, उसके जागने का इंतजार करने लगा। ईशान 2-3 घंटे तक बैठा रहा। राजीव काफी देर तक सोता रहा, लेकिन जब उठा तो ईशान को देखकर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। ऐसा इंसान सोते हुए भी अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान दे रहा था। यह देखकर कि ईशान के चेहरे पर कोई अधीरता का भाव नहीं था, राजीव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह काफी संतुष्ट था। फिर उसने कहा, यह लो। ईशान ने उसे आदरपूर्वक नाश्ता दिया और राजीव ने उसे लिया तो पाया कि वह अभी भी गर्म था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ईशान ने नाश्ता अपनी बाहों में रखा था। तुम बहुत दयालु हो, राजीव ने उसकी तरफ सिर हिलाया। नाश्ता कुछ ही घूंटों में खत्म करने के बाद उसने ईशान से कहा, चलो शुरू करते हैं। पहले एक मुकाबला करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कितने मजबूत हो। रेले की बातें सुनकर ईशान ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर राजीव, मैंने तलवारबाजी में विशेषज्ञता हासिल की है।
राजीव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कल ईयान की तलवार देखकर शायद उसे अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने एक लंबी तलवार निकाली और ईशान से कहा, चलो। रेले की तलवार एक दोधारी सीधी तलवार थी, जिसमें एक क्रॉस मूठ और एक बड़ा गोल पोमेल था, जो लगभग उसके शरीर की ऊंचाई का आधा था। ईशान को उसकी तलवार का नाम नहीं पता था, लेकिन शायद वह कोई मशहूर तलवार थी। राजीव को तलवार पकड़े और अपनी जगह पर खड़ा देखकर ईशान लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करता। लड़ाई शुरू हो गई। ईशान तलवार लेकर आगे बढ़ा और राजीव पर हमला कर दिया। स्लैश, कट, चॉप, स्लैश। चूंकि राजीव उससे लड़ रहा था, वह बस ब्लॉक कर रहा था, इसलिए ईशान अपने मन में डूबा हुआ था और हमले पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके हाथों में डेविल्स ब्लेड यामातो का इस्तेमाल सहजता से हो रहा था। कोशिरो ने उसे बहुत अच्छी तरह सिखाया था, जो अब ईयान के मूव्स में दिखाई दे रहा था। यह कुछ ऐसा था जो उसने जीवन भर सीखा था। चाहे ईशान हो या राजीव, दोनों ही लगभग अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहे थे। ईशान को लग रहा था कि उसकी गति अब बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि राजीव उससे कहीं ज्यादा तेज है। हर बार ब्लॉक करते हुए वह इतना लचीला लग रहा था। हर बार जब उनकी तलवारें टकराती तो एक चिंगारी और एक डिंग की आवाज लगातार निकलती रहती थी, जो काफी देर तक जारी रहती थी। सिर्फ आधे मिनट में दोनों ने सैकड़ों बार अपनी तलवारें घुमाईं। बेशक इस प्रक्रिया में ईशान ने अपनी किसी भी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया। वह वहां हकी सीखने आया था। अगर राजीव ने उसकी नेन को हकी समझ लिया तो यह बुरा होगा, क्योंकि हकी एक ऐसी चीज है जिसे पहले जागृत करना पड़ता है और फिर उसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। इसके चरणों को अव्यवस्थित नहीं किया जा सकता। अगर राजीव गलतफहमी के कारण जागृति के चरण को छोड़ देता है तो ईशान को इस प्रशिक्षण से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस समय राजीव अचानक पीछे हट गया और ईशान भी उसी समय रुक गया। बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी तलवारबाजी की नींव काफी मजबूत है। तुम्हें जरूर किसी सच्चे गुरु से शिक्षा मिली होगी। राजीव ने संतोष से सिर हिलाया। मुझे तुम्हें तलवारबाजी सिखाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, मैं मुख्यतः आपसे शारीरिक शक्ति और हकी सीखना चाहता हूँ, ईशान ने कहा। दरअसल हकी धीरे धीरे शारीरिक व्यायाम की नींव पर विकसित होती है। राजीव ने कहा, तो चलिए शुरुआत शारीरिक शक्ति से करते हैं। रेले के इशारे पर ईशान उसके पास गया और उसके सामने पालथी मारकर बैठ गया। अब मुझे तुम्हें पहले सांस लेने का तरीका सिखाना होगा, राजीव ने कहा। शारीरिक शक्ति के व्यायाम सरल और समझाने में आसान होते हैं, लेकिन अभ्यास में कठिन। मुख्य बात यह सांस लेने की विधि है। एक सही सांस लेने की विधि मानव शरीर की मांसपेशियों और आंतरिक अंगों को पूरी तरह से ऑक्सीजन प्रदान कर सकती है, जिससे व्यायाम की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। ईशान चुपचाप सुनता रहा जबकि राजीव समझाता रहा और रेले के निर्देशों का पालन करने की कोशिश करता रहा। राजीव ने उन्हें जो सांस लेने की विधि बताई वह बहुत ही अनोखी थी। आम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकली हवा में थोड़ी ऑक्सीजन बची रहती है, और यही तरकीब थी। राजीव की विधि के अनुसार ऑक्सीजन की यह मात्रा, जो मानव शरीर द्वारा अवशोषित नहीं होती, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सांस लेने की इस नई विधि के जरिए ऑक्सीजन के सभी घटकों को ग्रहण करना जरूरी है। शुरुआत में ईशान यह बिल्कुल नहीं कर पाया और राजीव उसे हर कदम समझाते रहे। धीरे धीरे जब ईशान ने कुछ तरकीबें सीख लीं और सांस लेने के इस तरीके को अपनाने में सक्षम हो गया,
तो उसे हर सांस के साथ अचानक कुछ अलग महसूस होने लगा। यह एक अधिक शक्तिशाली, अधिक स्पष्ट भावना थी। बहुत अच्छा, अब जब आपने यह सांस लेने की विधि सीख ली है, तो सबसे पहले इसे सहज ज्ञान में बदलना होगा, राजीव ने कहा। फिर अपने दैनिक व्यायाम में इस सांस लेने की शैली को शामिल करें। अगले कुछ दिनों तक ईशान रेले की विधि के अनुसार सचेत रूप से अपनी प्रत्येक सांस को नियंत्रित कर रहा था, और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई, और इस समय तक उसका दुःस्वप्न शुरू हो गया। राजीव ने उसके लिए औपचारिक रूप से शारीरिक व्यायाम की तैयारी की। जब उसे पता चला कि ईशान शैतानी फल का सेवन नहीं करता, तो राजीव ने सुबह सबसे पहले उसे समुद्र में 10 किलोमीटर तैरने के लिए कहा। मैंग्रोव नंबर 34 द्वीप के बिल्कुल किनारे पर था। तैरना आसान था, लेकिन 10 किलोमीटर तैरना जानलेवा हो सकता है। अगर उसे वापस लौटना है, तो उसे कुल 20 किलोमीटर तैरना होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर सीधी रेखा में चलना होगा। शुरुआत में ईशान रेले के निर्देशों का सख्ती से पालन करने और तैराकी के दौरान विशेष श्वास विधि बनाए रखने में सक्षम था। हालांकि जब उसकी सहनशक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई, तो उसकी श्वास लेने की क्षमता अव्यवस्थित होने लगी। पहले दिन उसने सिर्फ 5 किलोमीटर ही तैरा था, लेकिन अब और नहीं तैर सकता था। अगर उसने अपनी कमर में लाइफबॉय रिंग न बांधी होती, तो डूबकर मर जाता। फिर भी ईशान ने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ता रहा। वह हर दिन और अधिक समय तक डटा रहा। राजीव के साथ प्रशिक्षण के इस दौर में ईशान ने किसी भी समुद्री डाकू को व्यक्तिगत रूप से नहीं पकड़ा। उसके सारे कारोबार परिवार के सदस्यों को सौंप दिए गए थे, और उनके निशाने पर सिर्फ वे छोटे समुद्री डाकू थे जिन पर 10 से 20 मिलियन का इनाम था। जैसा कि ईशान ने सोचा था, इन लोगों की क्षमता को कम मत आंको। पर्याप्त मजबूत और बहादुर लोगों की बदौलत इन लुटेरों को आसानी से पकड़ा जा सका है, इसलिए कम समय में भी इस परिवार का सामान्य जीवन चल सकता है। इसलिए ईशान ने राजीव के साथ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उस चेक पर लिखे पैसों के लिए ईशान बैंक गया और अपने पैसे निकाल लिए। हालांकि राजीव ने उसकी ट्यूशन फीस नहीं ली, फिर भी ईशान ने एक शिष्य के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। रोजाना राजीव को प्रशिक्षण देने के बाद ईशान राजीव को लेकर इयान के पैसों से जुआ खेलने जाता है। समय के साथ ईशान को थोड़ा अजीब लगा। रेले का हकी स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह हर बार जुआ खेलने पर क्यों हार जाता है। जब ईशान ने राजीव से यह बात कही, तो वह हंसने लगा और बोला, अगर जुआ खेलते समय धोखा दिया जाए तो जुआ खेलने का क्या मतलब है। यह जवाब सुनकर ईशान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे समझ नहीं आया कि उसके मन में क्या चल रहा है। हालांकि लुसियस के इनाम का इस्तेमाल फिलहाल हीरे रिचार्ज करने और कार्ड निकालने के लिए नहीं किया गया है, फिर भी ईशान को लगा कि यह इसके लायक है। अपने अथाह गड्ढे वाले सिस्टम की तुलना में रेले के जुए के खर्च कम से कम इतने ज्यादा नहीं थे। एक महीने में उसने सिर्फ 80 लाख बेरीज से थोड़ा ज्यादा खर्च किए। राजीव केवल मनोरंजन के लिए जुआ खेलता था, पैसा कमाने के लिए नहीं, इसलिए यह कोई लत नहीं थी। रेले के साथ रहते हुए ईशान हमेशा एक शिष्य की भूमिका में रहा। वह राजीव के साथ ऐसा व्यवहार करता था मानो वह फ्रॉस्ट मून विलेज का कोशिरो हो। राजीव ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि वो ईशान से काफी संतुष्ट थे। ईशान ज्यादा काबिल नहीं था, लेकिन वो मेहनत करने को तैयार था। और इसी दौरान एक बार राजीव शकी के पास वापस गया, और स्वाभाविक रूप से उसने अपने पति से इयान के रूप और व्यक्तित्व के बारे में बात की। उन्होंने न केवल ईशान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की, बल्कि उन्होंने शाकी से इयान के समुद्री डाकुओं और मरीन के बारे में विचार भी सुने।
राजीव ने ईशान को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब वह उसे सिखा रहे थे तो उसने और ज्यादा कोशिश की। जब ईशान पूरे 20 किलोमीटर आगे पीछे तैरने में सक्षम हो गया तो राजीव ने उसे अभ्यास का एक और तरीका बताया। रेले के व्यायाम बहुत कष्टदायक थे, लेकिन ईशान ने दांत पीसते हुए भी अपना अभ्यास जारी रखा और आगे बढ़ता रहा। इस तरह 2 महीने बाद यान का शरीर काफी मजबूत हो गया और अचानक उसके दिमाग में व्यवस्थित त्वरित आवाज आने लगी। आपने शारीरिक कौशल का प्राथमिक स्तर अनलॉक कर लिया है। ईशान ने सिस्टम प्लेटफॉर्म खोला और उसकी जांच की। प्राथमिक शारीरिक कौशल, सभी विशेषताओं में 5% की वृद्धि, वर्तमान दक्षता 0/20,000। यह सुनकर ईशान को थोड़ी हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शारीरिक कौशल में इतनी क्षमता होगी। यह वास्तव में सभी विशेषताओं को प्रतिशत के अनुसार बढ़ाता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि स्तर और विशेषता जितनी ऊंची होगी, शारीरिक कौशल का लाभ उतना ही ज्यादा होगा? वर्तमान में ईशान के पास जो